एक आम दिन, सुबह हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं। ये सब करने में हमें कितना टाइम लगता है? यही कुछ 30 से 40 मिनट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ठीक इतने ही मिनट में एक युद्ध शुरू हुआ और खत्म भी हो गया, तो सुनने में भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। ये युद्ध महज 38 मिनट यानी 2280 सेकंड तक चला। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि युद्ध की खबर कहीं तक पहुंचने से पहले ही युद्ध खत्म हो गया और ये जंग गिनीज बुक के पन्नों में वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट वॉर के नाम से हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जंग भले ही छोटी थी, लेकिन इसमें हजारों लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि ये युद्ध हुआ ही क्यों और महज 2280 सेकंड में इसका फैसला कैसे हो गया? इसके पीछे की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। जानने के लिए बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो बता दें कि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के करीब एक आइलैंड कंट्री थी जांजीबार, जो फिलहाल तंजानिया का एक सेमी ऑटोनॉमस पार्ट है। जांजीबार साउथ अफ्रीकन के बीच से करीब 40 किलोमीटर इंडियन ओशियन में बसा था और ओमान के कंट्रोल में था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक ऐसी पावर की एंट्री हुई जो पॉलिटिक्स के जरिए जांजीबार और ईस्ट अफ्रीका पर अपना राज जमाना चाहती थी, और वो पावर थी ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिशर्स कैसे भी करके यहाँ की कीमती रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। लेकिन दिक्कत साहब यहाँ पर यह थी कि जांजीबार ओमान के कंट्रोल में था। ब्रिटिशर्स को अपना ख्वाब पूरा करने के लिए जांजीबार को ओमान के कंट्रोल से निकालना जरूरी था। उस वक्त ओमान के शासक सईद बिन सुल्तान थे। ये इतने बहादुर थे कि इन्हें लायन ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता था। इसलिए इनके रहते अंग्रेजों को अपनी दाल गलती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही 1856 में इनकी मौत हुई तो तख्त के लिए इनके बेटों में फूट पड़ गई, और यही वो टाइम था जब ओमान दो हिस्सों में टूट गया। बड़े बेटे थुवाइनी बिन सईद ने ओमान का तख्त संभाल लिया और छोटे बेटे माजिद बिन सईद ने जांजीबार को ओमान से अलग करके एक नया मुल्क बना दिया। लेकिन दूसरे सुल्तानों ने जांजीबार को नया मुल्क मानने से इनकार कर दिया। इस मौके का फायदा अब अंग्रेजों ने उठाया और माजिद बिन सईद के सिर पर अपना हाथ रख दिया। अब जांजीबार की पॉलिटिक्स में अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी थी। यहाँ की सोर्स ऑफ इनकम पर मौजूद दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट थी, जहाँ गुलामों की ट्रेडिंग होती थी। गुलामों को अफ्रीका के मेन लैंड से रस्से से बांध कर लाया जाता था। इस दौरान कुछ समुद्र के गहरे पानी में कूद जाते तो कुछ रास्ते में ही बीमारी और भूख से तड़प कर मर जाते। बाद में यहाँ उनकी बोलियां लगती थीं और इसी दौरान इन्हें कोड़ों से भी पीटा जाता था। जिसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत ज्यादा होती थी, उस पर ज्यादा दाम लगाए जाते थे। गुलामों की इस मार्केट पर और जांजीबार अंग्रेजों का दबदबा था, और इस दबदबे को बनाए रखने के लिए जरूरी था जांजीबार पर कंट्रोल रखना। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ पहुँचने के लिए पूरे अटलांटिक ओशन को पार करके जाना पड़ता था। हालांकि एक शॉर्टकट रास्ता भी था जो जर्मनी, रोमानिया, ग्रीक, ऑस्ट्रेलिया, ईरान से होकर गुजरता था, जहां से गुजरने के लिए अंग्रेजों को सबसे पहले जर्मनी की मंजूरी की जरूरत थी। इसको लेकर 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक संधि हुई, जिस पर जांजीबार ने भी सिग्नेचर किए, जिसे नाम दिया गया हेलिगोलैंड जांजीबार ट्रीटी। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को कैप्रीवी पट्टी दी गई। ये भूमि का एक ऐसा हिस्सा है जो जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका को जम्बेजी नदी तक लेकर जाता है। इसकी बाउंड्री साउथ में बोत्सवाना और नॉर्थ में अंगोला और जाम्बिया से लगती है। इसके अलावा जर्मनी को नॉर्थ सी में लोकेटेड हेलिगोलैंड आइलैंड और जर्मन ईस्ट अफ्रीका की हार्टलैंड पर कंट्रोल दिया गया। जर्मन ईस्ट अफ्रीका आज के तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, मोजाम्बिक तक फैला हुआ था। तब जांजीबार इसका पार्ट नहीं था, यानी तंजानिया का अधिकांश हिस्सा जर्मनी के पास ही था, और बदले में जर्मनी ने बचे हुए जांजीबार और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों को ब्रिटेन को सौंप दिया, जो कि विक्टोरिया झील तक रेलवे बनाने के लिए अंग्रेजों के लिए इम्पोर्टेंट थे। साथ ही दोनों एक दूसरे के काम में टांग न अड़ाने का प्रॉमिस भी किया। अब इसके तहत ब्रिटेन ने खुद को उस नेवल बेस से अलग कर लिया जो नॉर्थ सी में मेन जर्मन नेवल बेसिस को कवर करता था। अब उसे नई कील नहर और जर्मनी के नॉर्थ सी के बंदरगाहों के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए हेलिगोलैंड की नीड थी। इसलिए उसने जांजीबार को ईस्ट अफ्रीका में एक इम्पोर्टेंट कड़ी की तरह यूज किया। संधि के बाद जांजीबार ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसलिए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से जांजीबार की देखभाल का जिम्मा हमद बिन थुवैनी के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद थुवैनी ने खुद को वहां का 5वां सुल्तान घोषित कर दिया। अब देखिए, सब कुछ ठीक ठाक और पीसफुल तरीके से चल रहा था। और अब कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आर्टेरियम खास आपके लिए लेकर आया है श्री राम का बाल रूप, जो हूबहू अयोध्या के रामलला जैसा है। सौम्य मुस्कान, आंखों में चमक और चेहरे पर अलग ही तेज है।
जिसे देख तो हर कोई देखता रह जाए। और रामलला के इस बाल रूप को आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आर्टेरियम ने ली है। इन्हें अपने घर पर लाने के लिए आप हमारे कूपन कोड मिस्टिका10 का यूज कर सकते हैं, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब कहानी पर वापस आते हैं। जहां हमद बिन थुवैनी जांजीबार पर राज कर रहा था, उन्होंने 1893 से 1896 यानी 3 साल तक जांजीबार पर अपना शासन चलाया। लेकिन तभी 25 अगस्त 1896 को अचानक सुल्तान की मौत हो गई। वहीं सुल्तान की मौत के चंद घंटों के भीतर ही थुवैनी का भाई खालिद बिन बरगश आता है और खुद को जांजीबार का सुल्तान डिक्लेयर कर देता है, वो भी अंग्रेजों की परमिशन के बिना। और यहीं से शुरू होती है साहब असल फसाद की जड़। चूंकि जांजीबार पर ब्रिटेन का अधिकार था, ऐसे में थुवैनी के भाई का जांजीबार आना और बिना उनकी परमिशन के जांजीबार की सत्ता हथिया लेना ब्रिटेन को पसंद नहीं आया। ये स्टेप ट्रीटी के भी अगेंस्ट था। संधि के अकॉर्डिंग जांजीबार में आने से पहले खालिद को ब्रिटिश साम्राज्य की परमिशन लेनी थी, लेकिन उसने परमिशन लेना तो दूर, अंग्रेजों से बात तक नहीं की। उस समय ब्रिटेन ने खालिद को अल्टीमेटम दिया कि 27 अगस्त की सुबह 9 बजे तक जांजीबार छोड़कर चला जाए। खालिद ने चेतावनी को नहीं माना और खुद को महल में बंद कर लिया। अपनी और महल की सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ करीब 3000 सैनिकों को तैनात कर दिया। वहीं ब्रिटेन का एक मकसद ही था, साम दाम दंड भेद अपनाकर जांजीबार को फिर से अपने कब्जे में लेना। और इसीलिए महल के चारों तरफ अंग्रेजी फौज ने भी डेरा डाल दिया, जिसको लीड कर रहे थे जनरल लॉर्ड मैथ्यू। इसी बीच अंग्रेजों ने जर्मनी को संधि तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। खालिद मानने वाला नहीं था, फिर भी ब्रिटेन की सेना ने अल्टीमेटम खत्म होने का इंतजार किया और जैसे ही 27 अगस्त की सुबह घड़ी में 9 बजे जनरल लॉर्ड मैथ्यू ने बमबारी का आदेश दे दिया। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की सेना थी, जिसके पास 150 जहाजों का बेड़ा और करीब 900 सैनिक थे और कई तरह के हथियार, तो दूसरी तरफ जांजीबार के खालिद के पास 3000 वफादार सैनिक, जिसमें से ज्यादातर आम लोग थे। उन्हें मरने के लिए एक कठपुतली की तरह यूज किया गया था। जी हाँ, हालांकि रक्षकों के पास कई तोपें और मशीन गनें भी थीं, जिन्हें ब्रिटिश जहाजों पर नजर रखने के लिए महल के सामने तैनात किया गया था। ठीक 9:02 पर ब्रिटिश जहाजों ने जांजीबार के किले पर हमला बोल दिया। सिर्फ 2 मिनट के भीतर ही खालिद के तोप, गोले और हथियार तबाह हो गए। वहीं किले को लकड़ी से बनाया गया था, जिसमें आग लगा दी गई और वो धर धराकर जमीन दोज हो गया। युद्ध के समय किले में 3000 के करीब सैनिक थे, जो जिंदगी की जद्दोजहद के बीच फंस गए। इसकी वजह ये थी कि जो लकड़ी का किला कुछ देर पहले उनकी सेफ्टी कर रहा था, वो अब एक आग का गोला बन चुका था। ब्रिटेन की बमबारी इतनी खतरनाक थी कि महज 38 मिनट में ही सब कुछ तबाह हो गया। सुल्तान को रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सेना का मनोबल भी टूट चुका था, इसलिए मौके का फायदा उठाकर खालिद पिछले दरवाजे से निकल पड़ा। वहीं महल में तैनात सैनिक भी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ मिनटों में हजारों की भीड़ तीतर बीतर हो गई, तो वहीं कुछ आग की लपटों में ढेर हो गई। महल पर लगे झंडे को नीचे गिरा दिया गया और 9:40 पर गोलीबारी बंद हो गई और ये दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई बन गई, जो इतिहास के पन्नों में एंग्लो जांजीबार वॉर के नाम से आज भी रिकॉर्ड है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 4 साल से भी ज्यादा समय तक चला था और दूसरा 6 साल, 11th से 13th सेंचुरी में हुए धर्म युद्ध करीब 200 साल तक चले थे। दुनिया हमेशा से जंग देखती रही है। अभी भी रशिया एंड यूक्रेन के बीच करीब 2 साल से जंग जारी है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा भी रोज युद्ध के खतरे पैदा होते रहते हैं, जैसे चीन और अमेरिका में तनातनी रहती है। आर्मेनिया, अजरबैजान, नागोर्नो काराबाख को लेकर छिटपुट हमले करते रहते हैं, लेकिन एंग्लो जांजीबार युद्ध ने नया इतिहास लिख दिया, महज पौने घंटे से भी कम समय में खत्म होकर। एक छोटी सी लड़ाई में खालिद के हजारों सैनिक मारे गए, जबकि ब्रिटिश सेना का महज एक सैनिक घायल हुआ। खालिद की एब्सेंस में जांजीबार में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी कठपुतली के तौर पर हमौद को सुल्तान बना दिया। सुल्तान हमौद अंग्रेजों के लिए वफादार था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक जनरल की तरह काम करता था। युद्ध के कई महीनों बाद हमौद ने अंग्रेजों के कहने पर सभी तरह के दास्ता को खत्म कर दिया। दासों की फ्रीडम के लिए उन्हें खुद गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता था और ये एक स्लो प्रोसेस थी, इसलिए 10 सालों में करीब 60,000 की आबादी में से महज 17,293 दासों को ही रिहा किया गया। वहीं युद्ध की वजह से पैलेस कॉम्प्लेक्स पूरी तरह डैमेज हो चुका था, इसलिए उसे पूरी तरह से बदल दिया गया। हरम, लाइट हाउस और महल को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि बमबारी ने उन्हें अनसेफ कर दिया था। पैलेस साइड बगीचों का एरिया बन गई, जबकि हरम की जगह पर एक नया महल बनाया गया।
हाउस ऑफ वंडर्स को बाद में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए चीफ सेक्रेटरिएट बना दिया गया। ज़ांज़िबार में कई बड़े बदलाव हुए। वहीं दूसरी तरफ खालिद ने अपने कुछ वफादारों के साथ भागकर जर्मन एम्बेसी में शरण ले ली थी। अंग्रेजों ने बार बार जर्मनी से खालिद को उन्हें सौंपने की मांग की, लेकिन 1916 में जर्मन सैनिक उन्हें तंजानिया ले गए। उस समय ब्रिटिश सेना ने ईस्ट अफ्रीका पर ही अटैक कर दिया और खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया और हेलेना में डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने खालिद के सपोर्टर्स को भी नहीं बख्शा। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ दागे गए गोले की लागत और लूटपाट के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। जी हाँ, वहीं खालिद की 1927 में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे छोटी जंग की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।